राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों और खासकर नेताओं के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। यह शह मात का खेल और कहीं नहीं बल्कि अपने अपने चुनावी कैंपेन और चुनावी सभाओं में अपने प्रतिद्वंदियों और विरोधी नेताओं के ऊपर बयानबाजी के जरिए चल रहा है। आज इस वीडियो में किन सवालों पर होगी चर्चा, ये इसका जिक्र सबसे पहले करते हैं, ये सबसे पहले आपको बताते हैं। दरअसल आज सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल इन 7 सीटों में से जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है, इन 7 सीटों में देवली उनियारा, खींवसर और झुंझुनू सीट पर क्या कोई बड़ा खेला होने जा रहा है, यह समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन तीनों ही सीटों पर जिस तरीके की पॉलिटिक्स और जिस तरह के बयान सुनाई दे रहे हैं, जिस तरह का टेम्परामेंट इन तीनों सीटों पर बना हुआ है, उससे क्या सियासी इक्वेशन बदलते भी नजर आएंगे और इन तीनों सीटों पर अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल हनुमान बेनीवाल को लेकर, क्योंकि जिक्र हनुमान बेनीवाल का जरूरी है, क्योंकि खींवसर सीट में और कुल मिलाकर नागौर की राजनीति में, क्योंकि खींवसर पर उपचुनाव है और नागौर सीट पर जिस तरह, माफ कीजिएगा, नागौर में जिस तरह की इस वक्त सियासत चल रही है, उसे देखकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ क्या जाट नेता लामबंद हो गए हैं? जिस तरह की पॉलिटिक्स हनुमान बेनीवाल के खिलाफ हो रही है, क्या उसमें हनुमान बेनीवाल बैकफुट पर आ गए हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह भी समझने की कोशिश आज इस वीडियो में करेंगे। तीसरा सवाल, नरेश मीणा पर गाज, कांग्रेस फिर भी परेशान। दरअसल एक तरफ तो नरेश मीणा जो हैं वो कहीं ना कहीं हाथ मिलाने की जुगत में थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उन पर कांग्रेस की तरफ से गाज गिर गई। लेकिन फिर भी कांग्रेस को चैन नहीं है, और क्यों चैन उड़ा हुआ है, बेचैन क्यों है कांग्रेस, यह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आखिरी सवाल, झुंझुनू में कांग्रेस के लिए क्या मुसीबत बन गए हैं लाल डायरी वाले राजेंद्र गूढ़ा? और झुंझुनू में भी जहां पर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, क्योंकि पारिवारिक सीट ओला परिवार की झुंझुनू को माना जाता है, वहां पर किस तरह का सियासी खेल या खेला हो सकता है, इसको भी थोड़ा टटोलने की कोशिश करेंगे। तो आज इस पूरे वीडियो में देवली उनियारा, खींवसर और झुंझुनू सीट को ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां पर चल क्या रहा है। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान की राजनीति, उसके विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। चलिए, सबसे पहली बात, देवली, झुंझुनू और खींवसर, देवली उनियारा, खींवसर और झुंझुनू, क्या यहां पर तस्वीर बदल रही है, क्या इक्वेशंस बदल रही हैं, क्या ये क्यों हम कह रहे हैं, इसको आगे आने वाले सवालों में समझते हैं। सबसे पहला जिक्र हनुमान बेनीवाल का करते हैं। हनुमान बेनीवाल जिस तरह के चुनावी बयान दे रहे हैं या उन पर जिस तरह की चुनावी बयानबाजी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह से लग रहा था कि कभी हनुमान बेनीवाल नहले पर दहला मारते हैं तो कभी उनके प्रतिद्वंदी अपना तुरुप का इक्का छोड़कर एक कदम आगे खुद को लेकर आ जाते हैं। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह हनुमान बेनीवाल का टेम्परामेंट हो चुका है, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं और जिस तरह से उन पर पलटवार हो रहा है, उसमें कहीं बैक स्टेप तो नहीं आ गए हैं, यानी एक कदम पीछे तो नहीं आ गए हनुमान बेनीवाल। और एक कदम पीछे आने के साथ साथ क्या हनुमान बेनीवाल की घेराबंदी हो गई है? क्या अपने ही समाज के नेताओं ने उनको घेरना शुरू कर दिया है और इस घेराव में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में अपने ही समाज के फंसते हनुमान बेनीवाल नजर आ रहे हैं? दरअसल इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हनुमान बेनीवाल का एक जनसभा का आप जरा बयान सुनिए, कितने फ्यूरियस अंदाज में वो नजर आते हैं, कितने भड़के भड़के से नजर आते हैं। टारगेट पर दिव्या मदेरणा थी, मदेरणा परिवार था, लेकिन जो फ्यूरियस अंदाज था हनुमान बेनीवाल का, उसमें वो ये तक कह गए कि जाओ कुएं में डूब मरो, और ये बात दिव्या मदेरणा के लिए थी। आप सुनिए वो बयान, उसके बाद चर्चा करते हैं। मैं तो दुश्मनों ने भी मदद करूं, मदेरणा की बेटी ने बनाई दी महिपाल जी के,
अब फिर है ना क्या भाई 4 बजे हनुमान घूम रहा है, क्यों नहीं घूमूंगा 4 बजे? मैं क्या ओशिया में घूम रहा हूँ? 4 बजे थारे घर आए हो, दरवाजे बजाओ, बकवास करती फिर, शर्म ही नहीं बिल्कुल यार। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 4 बजे घूमूं, 3 बजे घूमूं, किसी को क्या तकलीफ है भाई? चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मेरे घर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं घूमूंगा? लड़ाई जोरदार लड़ूंगा। सामने भी तू घूमना कांग्रेस के प्रत्याशी के, तो क्यों नहीं घूम रही कांग्रेस वाले के? तू तो बीजेपी को वोट डला रही है, शर्म नहीं आती? कांग्रेस का आला कमान, भाजपा को वोट, कहाँ कहाँ जा रहे हो? क्या था तुम्हारा? याद करते ही सीढ़ी चलाते छोरे, 62 मिनट 50 मिनट की, शर्म को नहीं हो बिल्कुल? डूब मर जाओ कुआं में पड़ रहा। मैं कहूँ इतनी बात होने के बाद कोई जिंदा रहता क्या इंसान? मेरे पापा जी ने पॉलिटिकल कहीं गए थे? पापा जी पॉलिटिकल, दादाजी कहीं गए थे? दादाजी पानी लेगा ढाणिया का मैं तो दादाजी ने हिलन देखा, बर्बाद करके छोड़ दिया नागौर जोधपुर को इन लोगों ने। यहाँ नहरें आ जाती तो हमारे बच्चों को इस तरह काम करने के लिए जाना पड़ता कि मद्रास महाराष्ट्र लेबर को काम कर, छोटा भाई बहन पड़ा कहीं आपने कहना बताओ मैं। आज कहते 5 लाख रुपए चाहिए, ढाणी में कितना लोगों ने 5 लाख रोकड़ रुपए ला दी बताओ मैं? नहीं है साहब, मैं तो जानता हूँ। और कौन बर्बाद कर दादाजी दोनों पाड़ अटे दादाजी वो दादाजी दोनों मिल और रड़ काट था। तो जाहिर है सुना आपने किस तरीके का अंदाज हनुमान बेनीवाल का था। अब यूं तो इसी बेबाक अंदाज के लिए हनुमान बेनीवाल जाने जाते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं इस उपचुनाव में जिस तरह की कंडीशन हनुमान बेनीवाल की है, इसमें थोड़ा इमोशनल कार्ड वो चलते नजर आ रहे थे। थोड़ा सा एक तरीके से कहें तो कूल उनका बना हुआ था, लेकिन अपने उस कूल को खोते नजर आ रहे हैं। काम और कंपोस्ट इस उपचुनाव में नजर नहीं आ पा रहे। अब देखिए इस तरह की भाषा किसी भी नेता के लिए इस्तेमाल करना वाकई उचित नहीं है, किसी के लिए भी इस्तेमाल करना इस तरह की भाषा उचित नहीं है। लेकिन राजनीति में जब दिग्गज नेता इस तरह की बयानबाजी करने लगे और एक दूसरे को डूब मरने जैसी बातें कही जाने लगे, तो समझ जाइए कि किस तरह की डेस्परेटनेस इस चुनाव को लेकर हो रही है, या फिर क्या ये छटपटाहट भी है। और छटपटाहट इस बात की क्या कि जाट नेताओं ने ही हनुमान बेनीवाल की घेराबंदी शुरू कर दी है। यानी जिस वर्ग में हनुमान बेनीवाल पकड़ मजबूत रखते हैं वहीं पर अब घेरेबंदी शुरू हुई, तो क्या इसका नुकसान खीवसर सीट खोकर हनुमान बेनीवाल को उठाना पड़ सकता है। दरअसल ये मैं क्यों कह रहा हूं इसको समझिए। दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच जिस तरह का टसल चला, हालांकि एक तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी लोकसभा में आरएलपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन इस उपचुनाव में वो गठबंधन नहीं हो पाया और इस गठबंधन न होने की कसक हनुमान बेनीवाल के मुंह से उनके बयानों में कई बार नजर आई। खैर इन सब के बाद देखिए हनुमान बेनीवाल चाह रहे थे कुछ एक सीट और मिल जाए, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन वो सीट नहीं मिल पाई। हालांकि जिस तरह का अंदाज टिकट वितरण से पहले था या गठबंधन पर हां या ना तय होने से पहले था, उसमें ऐसा लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल हो सकता है कुछ एक और सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दे, लेकिन वो टेम्परामेंट उनका टिकट वितरण के बाद और कांग्रेस के रुख के बाद बचा नहीं। वो अपनी एक सीट पर ही कैंडिडेट उतारते हैं और उसी सीट पर, खीवसर सीट पर ही चुनावी कैंपेन में लग जाते हैं। लेकिन दिव्या मदेरणा और उनके बीच जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं एक लकीर बिल्कुल दोनों के बीच खिंच गई है और एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक कठोर तल्ख बयान दोनों ही नेता दे रहे थे। लेकिन इस बीच हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से दिव्या मदेरणा को टारगेट किया, दिव्या मदेरणा ने कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के बयानों को महिला अस्मिता से जोड़कर समाज की बेटी यानी जाट वर्ग की बेटी और उस बेटी की अस्मिता के साथ जोड़कर जो पेश किया है वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को डेंट पहुंचाता नजर आ रहा है। ये दाव जो दिव्या मदेरणा ने चला, अब देखिए जाट नेताओं की लामबंदी का जहां जिक्र हो रहा है वहां दिव्या मदेरणा के साथ साथ अब ज्योति मर्धा भी हनुमान बेनीवाल के विरोध में उतरकर दिव्या मदेरणा के एक तरीके से समर्थन में खड़ी नजर आ रही हैं। अब ये तो लड़ाई जो है पूरी तरीके से जाट बनाम जाट उस इलाके में होकर रह गई है। हालांकि इसका असर खीवसर के
वोट बैंक पर कितना पड़ेगा ये एक अलग बात है, अलहदा बात है, लेकिन ये नतीजों के बाद तय हो जाएगा। लेकिन जाट वर्ग में अच्छी खासी पकड़ ज्योति मिर्धा और दिव्या मदेरणा दोनों नेता रखती हैं, और जब जाट वर्ग की बेटी की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की छवि, उनके राजनीतिक वजूद को ये दांव जो है अच्छा खासा डेंट कर सकता है। दरअसल ज्योति मिर्धा ने भी समर्थन किया दिव्या मदेरणा का, और ज्योति मिर्धा ने साफ तौर पर कहा कि हनुमान बेनीवाल ने उन नेताओं को जो जाट वर्ग से आते हैं इस इलाके में कभी पनपने नहीं दिया, सबकी जड़ें हनुमान बेनीवाल ने काटी हैं। तो देखिए वो संदेश दे दिया, चाहे हरीश चौधरी हो, चाहे दिव्या मदेरणा हो, और इस तरह के कई और नाम ज्योति मिर्धा ने गिनाए। एक मीडिया संस्थान को उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में अपनी ये बात कही। कई नेताओं के, कई जाट नेताओं के नाम गिनाए ज्योति मिर्धा ने, और ये कह दिया कि जाट नेताओं के तो जड़ें काटने का काम ये करते हैं। यानी जो आरोप उन पर लग रहे थे हनुमान बेनीवाल पर इस बार, कि देखिए पहले अपने भाई को टिकट दिया, अब अपनी पत्नी को टिकट दे दिया, परिवार से बाहर हनुमान बेनीवाल या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अप्रोच जो है वो नहीं जा पा रही है। परिवारवाद के उन्हीं दावों को और ज्योति मिर्धा के इस बयान ने पुख्ता कर दिया है या और बल दे दिया है। दिव्या मदेरणा का समर्थन भी किया। तो अब जाट नेताओं में जो आक्रोश, या यूं कहें कि जो अंदर खाने आरएलपी में परिवारवाद जिस तरीके से उभर रहा है, उसको लेकर जो आक्रोश है, जो अभी दबा हुआ है, या फिर जाट नेताओं के लिए जिस तरीके का रुख हनुमान बेनीवाल कर रहा, उस दर्द को फिर से कुरेदने का काम ज्योति मिर्धा ने कर दिया। अब ये दर्द और इसकी आह कितनी सुनाई देगी ये आने वाला वक्त बताएगा। और ज्योति, माफ कीजिएगा, दिव्या मदेरणा जिस तरीके से जाट की बेटी वाला दांव चलकर महिला अस्मिता और जाट की बेटी की अस्मिता वाला दांव उन्होंने चला है, तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा डेंट जो है हनुमान बेनीवाल को पहुंचा सकता है। अब हनुमान बेनीवाल अब जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और उसका जो एक आफ्टर इफेक्ट उन पर हो रहा है, उससे उबरने के लिए क्या करेंगे, या फिर ये जो एक दीवार उन्होंने अपने लिए अपने ही वर्ग में खड़ी कर ली है, उसको पार करने के लिए या उससे छलांग लगाने के लिए किस तरीके से नया दांव चलेंगे, ये अलग बात है। लेकिन अगर जिस तरह से जाट वर्ग में लामबंदी चल रही है, अगर इस वजह से या इन तरकीबों से खीवसर सीट की जो चुनावी ज्योग्राफी है या चुनावी जो इक्वेशन है, क्या वो बदल भी सकती है, ये भी अपने आप में सवाल है। और ये सवाल हनुमान बेनीवाल के मन में भी कहीं ना कहीं बार बार नॉक जरूर कर रहा है। खैर, देवली उनियारा का रुख करते हैं, नरेश मीणा का रुख करते हैं। देखिए यहां पर तो खीवसर सीट पर कांग्रेस लगी हुई है, एक तरफ बीजेपी। अब देखते हैं कि कौन सी पार्टी सेंध लगा पाती है हनुमान बेनीवाल के गढ़ में, और क्या इन दोनों पार्टियों से हनुमान बेनीवाल अपने गढ़ को सुरक्षित रख पाते हैं। लेकिन देवली उनियारा जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, क्योंकि नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोक दिए। लोग कह रहे थे भाई कांग्रेस से अलग होकर, निर्दलीय होकर जब नरेश मीणा ने चुनावी ताल ठोक दी, तो आखिर कांग्रेस पार्टी की ऐसी मजबूरी क्या है जो इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सचिन पायलट से भी इन पर सवाल पूछा गया था। सचिन पायलट ने कहा कि देखिए कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं, क्योंकि कई मोर्चों पर सचिन पायलट की तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे, सचिन पायलट ने कहा कि भैया देखिए पार्टी बड़ी होती है। लेकिन जब नरेश मीणा पर कार्रवाई को लेकर उनसे पूछा गया तो वो कहते नजर आए अभी जिला कमेटी जो है वो रिपोर्ट सौंपेगी, उस पर कार्रवाई होगी। यानी टाल मटोल करते कांग्रेस नेता नरेश मीणा के नाम पर नजर आते। लेकिन इसी बीच नरेश मीणा ने सीधे तौर पर कांग्रेस से यह कह दिया कि भाई अभी भी कस्तूरचंद मीणा को कहिए कि वो घर बैठे और मुझे आप समर्थन दे दीजिए। अब नरेश मीणा जो है वो लगातार देवली उनियारा विधानसभा सीट में गजब की कैंपेनिंग कर रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अगर आप देखें तो काफी बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने में भी कामयाब हो रहे हैं। और कैंपेनिंग के लिए, चुनावी कैंपेनिंग में जिस हद तक या जिस जज्बे के साथ नरेश मीणा इस वक्त जुटे हुए हैं, उसमें उनको पूरी तरीके से खारिज कर देना, जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता देवली उनियारा में अपनी चुनावी कैंपेनिंग में नरेश मीणा को खारिज कर रहे हैं, या मीडिया
पब्लिक डोमेन में जब वो बाइट दे रहे हैं या बातें कह रहे हैं, तो जिस तरीके से नरेश मीणा को खारिज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इतने हल्के में नरेश मीणा को इस मौजूदा समय में नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब टिकट नरेश मीणा को नहीं दिया तो एक बार को उन्होंने कहा कि देखिए चलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, प्रहलाद गुंजल के साथ हाड़ौती में काम करूंगा, लेकिन ठीक एक दिन बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एक बड़े मजबूत नेता का कहीं ना कहीं या मजबूत चुनावी या सियासी ताकत का हाथ या आशीर्वाद नरेश मीणा के ऊपर है। अब उनके ऊपर किसका हाथ है, किसका आशीर्वाद है, यह तो नहीं पता। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने जब उनको लेकर सवाल पूछा तो फिलहाल अभी उनको पार्टी से निलंबित कर दिया है मौजूदा समय में। हालांकि पार्टी में रहना, पार्टी में से निलंबित किया जाना या पार्टी में रिजॉइन होना, ये बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ें नहीं हैं। कई एक नेता बागी होकर पार्टियों से चुनाव लड़े, उसके बाद पार्टियों में वापसी हुई, इस तरह की चीज़ें राजनीतिक दलों में आम बात है। कोई बड़ी बात नहीं कि अगर नरेश मीणा चुनाव जीते तो कांग्रेस में उनकी वापसी भी हो जाए। खैर, फिलहाल मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी ने नरेश मीणा को टाटा बाय बाय बोल दिया है। लेकिन नरेश मीणा जिस तरीके से कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं, क्या वाकई कांग्रेस के लिए यहां पर मुश्किल खड़ी करेंगे? और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल या बीजेपी साथ साथ बीजेपी के लिए मुश्किल भी खड़ी करेंगे, या बीजेपी के लिए देवली उनियारा सीट का द्वार खोल देंगे? यह भी अपने आप में एक सवाल है। अब इस चुनौती से कांग्रेस कैसे निपटेगी, यह आने वाले समय में देखना होगा। झुंझुनू में देखिए, झुंझुनू में भी बड़ा दिलचस्प माहौल बना हुआ है। झुंझुनू में एक तरफ कांग्रेस बनाम बीजेपी जहां टक्कर थी, राजेंद्र गूढ़ा, ये वही राजेंद्र गूढ़ा है जो लाल डायरी को लेकर विधानसभा में खूब इन्होंने हंगामा किया। वही राजेंद्र गूढ़ा कांग्रेस के लिए मुश्किल बन गए। अब वो जो बाइपोलर लड़ाई थी, ओला परिवार कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी के बीच में, हालांकि बीजेपी में राजेंद्र भांबू साहब को टिकट दिया गया, लेकिन इन सब के बीच आ गए हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजेंद्र गूढ़ा। अब राजेंद्र गूढ़ा की दावेदारी को या उनके चुनावी कैंपेन को कितना मजबूत माना जाए या ना माना जाए, ये आज की इस तस्वीर से या कांग्रेस विधायक जब कैंपेन करने झुंझुनू में पहुंच रहे हैं तो उनके बयानों से आंका जा सकता है। दरअसल बीजेपी के एक विधायक हाकम अली, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के विधायक हाकम अली झुंझुनू में जब कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे थे, चुनावी कैंपेन कर रहे थे, तो उनके निशाने पर राजेंद्र गूढ़ा रहे। हैरानी की बात है कि देखिए किस तरीके से राजेंद्र गूढ़ा ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हाकम अली को अपने चुनावी संबोधन में कहना पड़ा कि देखिए ये वही राजेंद्र गूढ़ा हैं जिनके साथ हमने विधानसभा में मारपीट की थी। उनको यह कहना पड़ा, हालांकि एक विधायक होने के नाते इस तरह की बातें कहने से उनको बचना चाहिए, लेकिन अब वो किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं वोटर्स के बीच में या फिर कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। शायद वो ये जताना चाह रहे होंगे देखिए ये वही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की थी। लाल डायरी का उन्होंने जिक्र किया, किस तरीके से विधानसभा में उनसे लाल डायरी छीनी गई, और यह भी बताया गया कि ये वही नेता हैं जो कभी गहलोत के राइट हैंड हुआ करते थे और अब उन्होंने गहलोत को भी नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र गूढ़ा कांग्रेस के लिए झुंझुनू में बड़ी चुनौती बन गए हैं और ये खुद साबित कर रहे हैं कांग्रेस के ही नेता जो वहां पर चुनावी कैंपेन करने पहुंच रहे हैं। अब यहां भी स्थिति वही उठती है कि ये जो स्थिति अब त्रिकोणीय बनी, इसमें राजेंद्र गूढ़ा जाट गैर जाट फैक्टर के साथ बाकी समाज के वोटर्स को मिला के अपना रास्ता साफ करेंगे या बीजेपी के लिए ओला परिवार को खारिज करते हुए बीजेपी के लिए रास्ता खोल देंगे। खैर, इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।